नंबर 1 डिबेट बुलेटिन महाबहस में मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात आज एनआरसी की। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एनआरसी का कदम उठाया गया। उत्तराखंड, हरियाणा, मणिपुर समेत कई और राज्यों में एनआरसी की मांग शुरू हो गई है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम अच्छा कदम है, हम भी ये कदम उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर एनआरसी के बेवजह के विरोध को समझने की कोशिश करेंगे। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी नागरिकों का वो बही खाता जो अपने और परदेशियों की पहचान का प्रमाण है। इसी प्रमाण की प्रयोगशाला में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए असम ने इस रजिस्टर के पन्ने पलटे हैं। 25 मार्च 1971 के पहले से रह रहे लोग ही भारतीय माने जाएंगे। वहीं राजनीति की बिसात पर बटे धड़ों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरसी के पक्ष में खड़े होकर कहा कि गरीबों के अधिकार की सुरक्षा में भी हम उठा सकते हैं ये कदम। एनआरसी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने का भाव हो। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम यूपी के लिए एक उदाहरण बन सकता है। एनआरसी लागू कराना एक अहम और साहसपूर्ण कदम है। इन बातों को चरणवार लागू किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश को एनआरसी की जरूरत होगी हम ऐसा करेंगे। जिस तरह से लागू किया जा रहा है ये हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है। वहीं बंगाल वाली ममता दीदी से लेकर हैदराबाद वाले ओवैसी तक इस एनआरसी पर विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। लाना चाहिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का उपयोग लोग वोट के लिए कर रहे हैं। आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको खत्म करिए। उसको आपने गैर जरूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। बहरहाल देश भर से अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एनआरसी की मांग सुनाई दे रही है। वहीं वोट बैंक की राजनीति में कुछ लोग इसके विरोध का झंडा उठाए दिख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर अवैध घुसपैठियों को बाहर करने वाले एनआरसी का विरोध क्यों? तो इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक मिश्रा, प्रवक्ता पीएसपी, शुभांकर भट्टाचार्य, प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यति नरसिम्हानंद हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। अब्दुल हमीद नुमानी हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, एनआरसी की बात लंबे वक्त से है, अब हुआ संशोधन, एक्शन भी हुआ, और जब काम हो रहा है और लग रहा है कि हाँ ठीक है, जिस हम बाहर से आए लोगों की बात करते रहे हैं, अवैध घुसपैठियों की बात करते रहे हैं, उस दिशा में काम हो सकता है, संभव है, तो इसका विरोध क्यों? देखिए, हिंदुस्तान में यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग व्यवस्थाओं को, योजनाओं को और कुछ कानूनों को मजहब के बीच में बांट देते हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कोई कानून हिंदू या मुसलमान के पक्ष विपक्ष का कैसे हो सकता है। भाई मान लीजिए कल को भारत ये तय करे कि हमको 2 बच्चों का कानून पारित करना है, 2 संतान, तो ये हिंदू पर भी लागू होगा, मुसलमान पर भी, सिख पर भी, ईसाई पर भी, एंग्लो इंडियन पर भी, बौद्ध पर भी, नव बौद्ध पर भी, अगले पर भी, पिछड़े पर भी। ये क्या तमाशा भाई, कि इसके विरोध में है कि उसके समर्थन में है, कि उसको आगे बढ़ाएंगे कि इसको पीछे खींचेंगे, ये नहीं चलेगा। इस पर जिरह कर करके हिंदुस्तान में ने बहुत नुकसान कर लिया, अपने पांव पर कुल्हाड़ी कई बार मार ली। वैसे ही एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। इसमें क्या दिक्कत है? मैं फिर वही कहिए तो दोहरा दूं, इसमें बौद्ध का नाम भी आएगा, हिंदू का भी आएगा, मुसलमान का भी आएगा, ईसाई का भी आएगा, नव बौद्ध का भी आएगा, अगले का भी आएगा, पिछड़े का भी आएगा, सबका आएगा, दलित का भी आएगा, ब्राह्मण का भी आएगा। क्या दिक्कत है? ओबीसी साहब को इससे नाराजगी क्यों है? ममता जी को नाराजगी क्यों है? बहुत सारे लोग हैं। भाई भारत के नागरिकों का एक रजिस्टर बन जाए इसमें किसी का क्या नुकसान है?
ये किसी पंथ से जुड़ा मसला कैसे हो सकता है? हां, अगर सरकार ये कहती कि हिंदुओं का एक रजिस्टर बनाओ, मुसलमानों का एक रजिस्टर बनाओ, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। मैं कहता ना, हिंदू और मुसलमान का रजिस्टर क्यों बनेगा भाई? लेकिन भारत के नागरिक का रजिस्टर बने, इसमें क्या समस्या क्या है? आखिर आधार बना तो सबका बना ना, हिंदू का भी बना, मुसलमान का भी बना। पैन कार्ड बना, हिंदू का भी बना, मुसलमान का भी बना। वोटर कार्ड बना, हिंदू का भी बना, मुसलमान का भी बना। डीएल बना, हिंदू का भी बना, मुसलमान का भी बना। क्या नुकसान हो गया? कोई नुकसान हो गया क्या? देश को यह पता होना चाहिए कि भाई उसके नागरिकों का एक सिंगल क्लिक में विवरण कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए एक व्यवस्था है एनआरसी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई स्कूल में भी जब बच्चे पढ़ते थे, अब तो खैर कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक जब बच्चे पढ़ते थे तो रजिस्टर में नाम लिखा जाता था ना, उनका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब लिखा जाता था ना, जन्म तिथि। और हर जाति वर्ग धर्म के बच्चे पढ़ते थे, सबका नाम रजिस्टर में लिखा जाता था। तो ये स्कूल के रजिस्टर का विस्तृत रूप मान लीजिए, ये देश का रजिस्टर है। इतनी सी बात है ना, प्रदेश का रजिस्टर है। ठीक कहा योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश में भी जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। मैं त्रिवेंद्र जी को सुन रहा था, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हम इसको लागू करना चाहेंगे। देश के तमाम मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। ममता जी कह रही कि ये तो बंटवारे की साजिश है। स्कूल में रजिस्टर चलता था तो बंटवारा हो जाता था क्या? नहीं ना। रजिस्टर से क्या समस्या हो सकती है? रजिस्ट्रेशन एक जगह रहे, एक सिंगल क्लिक पर पता रहे चीजें, क्या दिक्कत क्या इसमें? और एनआरसी को लेकर केंद्र ने जो प्रावधान किए वो और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव हैं, उन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें सामान्यता कोई छूटने वाला नहीं है। जो भारत का है वो इसमें नामांकन पाएगा ही पाएगा। इतने विकल्प हैं। लेकिन हां, जो भारत का नहीं है वो छल-छद्म से जैसे राशन कार्ड बनवा लेता था और बिजली के कनेक्शन ले लेता है नेताओं की कृपा से, वो इस रजिस्टर में नहीं आ पाएगा। यह बात तय है। वहीं से वोट प्रभावित होता है, वहीं से तो वोट प्रभावित होता है, उसी की तो हाय तौबा है। अन्यथा इस पर संकट क्या? तो किसी भी राष्ट्र को मुझे लगता है यह अधिकार होना ही चाहिए कि अगर वो चाहता है कि उसके नागरिकों का एक रजिस्टर हो तो इसमें भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को ऐतराज नहीं होना चाहिए जिसका मादरे वतन ये है भारत। नुमानी साहब, एनआरसी पर भी ऐतराज बताइए। पोलियो आया था तब उस पर भी ऐतराज आया था, बोले ना जी दवा नहीं पिलाएंगे। जबकि मैं मानता हूं बच्चा बच्चा एक वायरस सब पर अटैक करता है, वो ना हिंदू देखे ना मुसलमान। बोले ना जी ये भी एंटी इस्लामिक है। अब बता दिया ममता जी ने, ओवैसी साहब ने और तमाम राजनेताओं ने कि भाई ये जो कदम है केंद्र सरकार का, ये एक कदम मुसलमानों को टारगेट करने वाला है। क्यों भाई? मुसलमान के पास भी दस्तावेज है, हिंदू के पास भी दस्तावेज है, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें दिक्कत कहां पर है नोमानी साहब? देखिए, जो लोग जो है वह सांप्रदायिक जो है और धर्म समुदाय के नाम पे राजनीति करते हैं, उनको दिक्कत है। ये कानून जो बनता है और यहाँ की जो नागरिकता है और जो भारतीयता है वो तो हिंदू मुसलमान सबसे है, सिख ईसाई जो है वह पारसी सबसे है। वो तो इसमें मुद्दा क्या है? जो एनआरसी जो है, जिस तरह एनआरसी पे जिस तरह काम हुआ है आसाम में, मैं अभी वही देख रहा था, जमीयत उलमा का प्रस्ताव जो है उसमें स्वागत किया है। और उसमें जो है इससे जो है पहले वाले चरण में जो है 41 लाख थे, दूसरे वाले में जो 19 लाख जो है कुछ रहे। अच्छा, उसमें जो है भाजपा वालों ने
संघ वालों ने इसका विरोध किया, उसमें 19 लाख में 11 लाख जो है हिंदू है वो, तो आप क्या करेंगे उसमें जो है। तो मैं कहता हूं ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं, ये सही नागरिकों का और जो अवैध जो है नागरिक बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका खेल है ये। तो इसमें जो है वो दिक्कत क्यों होना चाहिए? जो दस्तावेज और जो है प्रमाण चाहिए वो दोनों के पास एक ही तरह है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप तो गांव जाइए, जो 70-75% जो भारत जहां पर है वहां दोनों एक ही तरह है। मैं अपने गांव में देखता हूं, अगर जो है अब्दुल हमीद के पास कुछ नहीं है तो अमिताभ अग्निहोत्री साहब के पास भी कुछ नहीं है। ठीक बात है, वो तो दोनों है वो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी जो है अगर अवैध घुसपैठिया है तो एक भी यहां नहीं रहना चाहिए, और अगर अपना यहां पर कोई नागरिक है तो एक भी जो है वो गलत जो है नहीं होना चाहिए। नियत और नीति अगर सही हो और इसमें पारदर्शिता हो तो मेरे हिसाब से ये कोई मुद्दा नहीं है। अब मैं समझता हूं कि ये राजनीति सिर्फ हो रही है, इधर भी उधर भी। अगर जो है आप जो है भारतीय नागरिक के संदर्भ में ये कदम उठा रहे हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं, पूरे देश में हो कहीं भी हो। लेकिन अगर आप जो है इसको सियासी रंग देते हैं और राजनीति करते हैं जैसे कि लोग करते हैं तो उसकी वजह से ये जो है वो मुद्दा बनता है। वरना ही सही हिसाब से अगर कानून को देखें आप जो है, वो देश की सुरक्षा को देखें आप जो है, और उसकी प्रभुसत्ता को देखें आप जो है, तो कोई मुद्दा नहीं है। या हिंदू मुसलमान का क्या मामला है? आप जो है भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं। आप जो है हिंदुओं को जो है नागरिकता दे देंगे, आप मुसलमानों को नहीं देंगे। तो ये घुसपैठिया जो है वो कोई भी हो सकता है, और अगर आप उसको जो शरणार्थी बना रहे हैं तो वो भी कोई हो सकता है। ठीक बात में भी होगा, लेकिन उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, और ऐसी बात कही जिसका स्वागत होना चाहिए देश भर में। शुभांकर भट्टाचार्य, आपसे मेरा सवाल ये जी, 3 स्थितियां होती हैं घर में जी। जो घर है वही उसी का विस्तारित रूप राष्ट्र होता है ना, ये तो जानते ही आप। 3 स्थितियां होती हैं, मेंबर ऑफ द फैमिली एक, जी जी। दूसरा गेस्ट मेहमान, ठीक है ना, फूफा मौसा चाचा दोस्त मित्र, और तीसरी स्थिति होती है कि भाई चोर घुस जाए रात में, घुसपैठिए कह लो उनको, चोर कह लो, डकैत कह लो, चाहे जो कह लो, ठीक वही राष्ट्र के साथ है। 3 स्थितियां, लेकिन ये तीनों चीजें पता तो हो। मेंबर ऑफ द फैमिली कौन है, यानी देश का नागरिक कौन है, मेहमान किसको रखा है मुल्क ने, और घुसपैठिया कौन है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो इसमें समस्या क्या है ममता दीदी को? वो करी ना जी, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। बताइए क्या समस्या है इसमें? मैं बोलूं अब जी, अगर आ गया जी 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 जी। अमिताभ जी, ऐसा है कि अगर थोड़े से इसको अगर थोड़ा शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से सुना जाए, बिल्कुल जो नोमानी जी ने जो बात कही और जो आपने जो बात कही उस बात को मैं भी स्वीकारता हूं, और मैं इस बात से बिल्कुल इस पर अग्री करता हूं कि एक जो सिटीजन चार्टर है या आपका जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है वो क्लियर फंडामेंट्स के साथ होना चाहिए, विथ क्लियरिटी मतलब हु कैन बी डिक्लेयर्ड अ सिटीजन, और उसमें एनआरसी के लिए पॉलिसी और पेरीमीटर एंड पैरामीटर्स, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक चीज ये है कि देखिए यूपी में लागू होता है, योगी जी ने कहा मामला वहां से आया, तो अभी ये यूपी में बहुत बड़ा मामला नहीं है, यूपी का बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बंगाल और असम में ये क्यों इशू बना मैं वो बताता हूं आपको। बंगाल में इशू इसलिए है साहब क्योंकि आप शायद इस बात को न समझें, पहले बांग्लादेश बनने से पहले हम लोगों के लिए स्थिति वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वाली थी, और उस समय जो परिवार जो थे वो एक ही परिवार के 2 हिस्से, एक ईस्ट बंगाल में भी थे, वेस्ट बंगाल में भी थे साहब। अब हुआ ये कि उस समय के बाद से भी आज के दिन भी अगर मैं ले लूं तो एक बहुत बड़ा तबका जो कि आज में वेस्ट बंगाल में है, असम में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, ऐसे बहुत बड़ा जो तादाद है उनके परिवार का एक मतलब कुनबे का एक हिस्सा वहां भी पड़ा है। अब दोनों तरफ ये लोग रहे, उनका आना जाना भी रहा, सब कुछ रहा। अब हुआ ये है कि अचानक जब एनआरसी का ये जो आया तो वो डिक्लेरेशन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मान लेता हूं, चलिए एक होता है कि भाई हमने पैरामीटर्स क्या रखे और उसके बाद आपने उसकी पॉलिसी क्या रखी कि ठीक है चलिए अगर इसका नाम नहीं है, अगर ये नहीं होता तो क्या करेंगे आप उन्हें नो मैन्स लैंड में छोड़ देंगे सर? नहीं ना,
उस पॉलिसी को भी तो डिक्लेरेशन में लाइए। आप जो हैं अभी तक आपके साथ बांग्लादेश का साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अभी तक इसके ऊपर साइन नहीं हुआ कि इतने लोगों को हम यहां पे छोड़ेंगे, क्या बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनको हम कहां छोड़ेंगे, किस प्रोसेस से छोड़ेंगे, उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस क्या लागू करेंगे, क्या ये क्लैरिटी कहीं से अभी तक आई है? बात यहां पे होती है जब हम लोग आधा अधूरा काम नहीं शुभंकर शुरू कर देंगे। यूपी की परेशानी नहीं है जनाब, दिल्ली में अगर होता है मैं बिल्कुल साथ देता हूं, उनको बाहर करिए। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट आगे आपके बात शुभंकर बाबू, एक मिनट रुको। दीपक मिश्रा, जो बात शुभंकर कह रहे हैं ये बात वैसी है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि भाई कुछ मत करो, ये समस्या तो कभी नहीं सुलझेगी जी। बोले इनके परदादा वहां रहते थे और परनाना यहां रहते थे, इसलिए चलने दो। आखिर कब तक चलने दे? नहीं ऐसा बिल्कुल हिंदुस्तान की या किसी मुल्क की जमीन तो बढ़ नहीं सकती। अगर कहीं तो कोई लिखत पढ़त कोई व्यवस्था बनानी होगी देश को, या धर्मशाला में तब्दील कर दिया जाए मुल्क। दीपक जी देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी मुल्क धर्मशाला में तब्दील नहीं हो सकता न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप। और जहां तक राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की बात है, बनना चाहिए। एनएसएसओ को, गृह मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय के सहयोग के साथ बिल्कुल बनाना चाहिए। और उसके बाद ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी हमारे देश में हैं वो अगर अतिथि की तरह से रहें, हमारे कानून की, हमारे संस्कृति को सम्मान करते हुए रहें। भारत में उनकी आस्था है तो भारत में रह सकते हैं। आखिरकार तिब्बतियों की एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में रह रही है, और एक भी आपको ऐसा दृष्टांत उदाहरण नहीं मिला होगा कि उन्होंने कोई भारत विरोधी कृत्य कभी किया हो। अब जब रही बात आदरणीय योगी जी के बयान की, तो योगी जी अब संत, निरासंत या विपक्ष के नेता नहीं न है कि उनकी भाषा शैली चाहिए में हो। अरे भाई लागू करो और ठीक से लागू करो और बता दो कि साहब इतने लोग ये हैं, इतने ये हैं, इतने लोग हैं। अगर ये देश के आस्थावान है तो देश में रहें। आखिरकार भारत ही है ना जिसने उदारचरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का सिंहनाद किया। विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाके यही बात नहीं, एक मिनट दीपक बाबू, एक मिनट दीपक भाई, एक मिनट दीपक भाई, अरे एक मिनट सुनो भाई, विवेकानंद, नेताजी, लोहिया जी, एक मिनट सुनो। गांव में जमींदार साहब का के ऊपर लक्ष्मी की कृपा थी तो पूरा गांव को जमींदार साहब अन्न दे रहे थे, मस्त था पूरा गांव। ठीक, जब जमींदार साहब के खुद की खाने की समस्या पड़ गई तो उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का जाप करें। ये भी देखना होगा। ये जो भारत में सैद्धांतिक आत्मश्लाघा है ना, के लिए भाजपा माफी मांगे ना, एक जो अपना दर्प है कि जी हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मालिक हैं, लंगोट भी खोल लेंगे लोग, वो हम ये जाप कर रहे कि हम वसुधैव कुटुंबकम का जय घोष करेंगे। अरे पहले ये तो देखो आपके घर में खाने को है कि नहीं। इस मामले में मुझे अमेरिका का व्यवहार कई बार ठीक लगता है। चीजें डिफाइंड हैं, उनका अतिक्रमण संभव नहीं। क्या इस राष्ट्र पर पहले उनका अधिकार नहीं होना चाहिए जो इस राष्ट्र के वैधानिक रूप से नागरिक है? दीपक जी बिल्कुल होना चाहिए और है भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की अनावश्यक तर्कना करके, गर्जना करके क्यों संदेह खड़ा किया जा रहा है? करिए, किसने रोका है? किसने हाथ पकड़ा है मोदी जी का, योगी जी का कि मत करो भाई? और अगर ममता जी और ओवैसी जी की आवाज इतनी मजबूत है तो फिर सत्ता उन्हें सौंप दो, राष्ट्र हित में कोई समझौता न करें। ठीक है, ठीक है। मैं यति नरसिंहानंद जी के पास चलूंगा। उससे पहले दीपक जी की बात पर एक बात कह दूं कि भाई गर्जना क्यों, इस पर एक बात कह दूं। मसला बीजेपी का भी नहीं, कोई भी सरकार हो और वो ऐसा निर्णय बिना गर्जना के ले तो अगले दिन टीवी पर मालूम बहस क्या होगी। इतना बड़ा निर्णय बिना चर्चा के ले लिया, इस पर 6 महीने तो कम से कम चर्चा होती। बताइए, लोकतंत्र की हत्या कर दी। पहला जुमला यही आएगा। मान लीजिए सरकार रात में 12 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दे कि पूरे देश में एनआरसी लागू कर दिया,
और 3 साल के भीतर या 5 साल के भीतर या 10 साल के भीतर रजिस्टर कंप्लीट होगा और जो इसमें मेंबर नहीं वो बाहर। 3 अवसर मिलेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 अवसर दीजिए एविडेंशियल प्रूफ देने के लिए, और तीनों में बात नहीं बने तो बाहर, रजिस्टर में नहीं आएगा। तो भी मोमबत्ती लेकर जुलूस निकल जाता है हिंदुस्तान में दीपक बाबू, और लोग कहते हाय 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 देखो तानाशाही, न खाता ना वही जो सरकार कहे वही सही। नहीं, क्योंकि ये भारत चर्चा प्रिय देश भी है दीपक जी। इसका सहज झुकाव चर्चा की ओर है, चौराहे पर, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, स्कूल में, कॉलेज में, रेल में, बस में, ठेला में, मेला में। नहीं, भारत चर्चा प्रिय देश है, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा तो होने दीजिए, नहीं तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे बताइए चर्चा ही नहीं करने दी। कोई कहेगा ये तैमूर लंग है, कोई कहेगा हिटलर है, कोई कहेगा मुसोलिनी है। चर्चा के बाद तो लोग रहने नहीं देते, और बिना चर्चा के हो जाए। एक निर्णय हुआ था बिना चर्चा के, क्या उस निर्णय पर सबने आलोचना नहीं की ना, और बड़ी तीखी आलोचना की, और उसमें यही विषय आया कि भाई करना ही था तो सबसे बात क्यों नहीं की, मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, कई राउंड मीटिंग होनी चाहिए थी, कॉफी वगैरह चलनी चाहिए थी, चाय कॉफी जूस वगैरह, काजू वगैरह आते, चर्चा होती। बोले मोदी जी ने खुद ही अनाउंस कर दिया, तो मान लो वैसे एनआरसी भी अनाउंस कर दे पूरे देश में तो और बवाल हो जाएगा। स्वामी जी, हिंदुस्तान कानूनों को मजहब में क्यों बांट देता है? मैं आज तक इन्हें समझा, इंजेक्शन एक ही से तरीके से लगता है हिंदू के बच्चे के भी, मुसलमान के बच्चे के भी, ठीक है ना। सड़क पर हिंदू भी चलता, मुसलमान भी चलता, भारत के संसाधनों पर हिंदू का भी असर है, हिस्सा है, अधिकार है, और मुसलमान का भी, ठीक। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो नैसर्गिक रूप से भारत का नागरिक है, और उसको ये कानूनी अधिकार धर्म के नाम जाने बिना मिलता है। वो किस धर्म का है इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप भारत में पैदा हुए तो आप भारत के स्वाभाविक नागरिक माने जाएंगे। फिर एनआरसी पर ऐतराज क्यों है भाई? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भारत के लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमारा मानना कुछ और होता है और हम बहस किसी और बात पर कर रहे होते हैं। जब लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वास्तव में सत्य तो ये है कि सभी धर्मनिरपेक्ष लोग अपने अपने गुटों में बटे हुए हैं। इसीलिए यहाँ कोई राष्ट्र चरित्र नहीं है। आप दुनिया में भी कहीं भी देखेंगे, जब राष्ट्र हित की बात आती है तो कहीं भी दो राय नहीं मिलती, सब लोग एक मत होते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्र के हित की किसी भी चीज़ को यहाँ धर्मों में बांट देते हैं। हम कभी भी धर्मनिरपेक्ष होकर सोच ही नहीं पाते। हमारे यहाँ कुछ लोग प्रो हिंदू सोचते हैं, कुछ लोग प्रो मुस्लिम सोचते हैं। कोई भी भारत के देश के एक वासी के रूप में नहीं सोचता, और ये इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी देश, कहीं भी दुनिया में आप किसी भी देश को देख लीजिए, वो असंख्य शरणार्थियों का बोझ नहीं सह सकता। यूरोप ने भी थोड़े दिनों पहले जो है इतने शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी, आज वहां वो बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। भारत में ये समस्या और भी गहन है। इस समस्या से छुटकारा पाए बिना आप देश को प्रगति की ओर नहीं ले जा सकते। कानून व्यवस्था में जितना रिफ्यूजियन है, जितना इन देखिए, क्योंकि उनके पास जीने की संभावना है, उनके पास जो एक सभ्य आदमी को जो जीने की परिस्थिति चाहिए, इन शरणार्थियों के पास वो परिस्थितियां कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो वैध शरणार्थी भी नहीं है। जैसे बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात आप करें, आप मेरठ शहर में जाइए तो हापुड़ मेरठ रोड पर आप हजारों की तादाद में झुग्गियों को पड़ा हुआ देखेंगे। वहां उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो कूड़े में से बीनकर भोजन करते हैं। उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं है, और ये इतनी अमानवीयता है कि कई बार तरस आता है। लेकिन उसी अमानवीयता में जो राक्षसपना पनपता है, उन बस्तियों में पैदा होने वाले लोग, मैं उनका कोई धर्म या कोई वो नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान जो भी हो, वो हर उस व्यक्ति से चिढ़ते हैं, हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो ठीक से रोटी खा रहा है। उनके बच्चों के आंखों में एक वैसीपना होता है। वहां माताओं को भीख मांगने जाना पड़ता है, बच्चों को अफीम खिला के जाती हैं। अफीम खा के पले हुए बच्चे, जो बौद्धिक रूप से जिनकी कोई भी क्षमता नहीं होती, जब वो जवान होते हैं तो वो अच्छा बुरा सोचने के लायक नहीं रहते। और ये केवल इसलिए है कि वो वैध शरणार्थी नहीं है। अगर एनआरसी बन जाती है तो कम से कम शरणार्थियों के पास मिनिमम मानवाधिकार तो होंगे। देखिए, मिनिमम मानवाधिकार उन्हें मानव बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आज अच्छी बात है।
आज तो वो मानव के रूप में रह ही नहीं रहे हैं। आज वो जो रह रहे हैं, इतनी गलीच जिंदगी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जितनी यहां रिफ्यूजियों की है। और खास तौर से जब उन्हें उसी पर मजहब का भी गोल पिला दिया जाता है तो यह बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या जो भारत में जनसंख्या की समस्या है, इन रिफ्यूजी कैंपों में जिस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और होता ही नहीं है, ना मनोरंजन का साधन है, ना शिक्षा का साधन है। तो आपने भी रोहिंग्याओं का देखा होगा, रोहिंग्याओं के कैंपों में जिस तरह से आबादी बढ़ी है वो वास्तव में पूरे देश के लिए चिंता का कारक है। जिनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन भी समाज की एक जरूरत है। जैसे आपने अभी कहा, चर्चा भी तो हमारी जरूरत है, लेकिन उनके पास चर्चा करने के लिए भी कुछ नहीं। ठीक है महाराज जी, तो ऐसी उनको इससे मुक्ति दिलाने के लिए एनआरसी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने एक व्यवहारिक पक्ष की ओर इशारा किया। मैं मनीष शुक्ला के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, जितना मैं अपनी छोटी बुद्धि से समझ रहा हूं कि एनआरसी किस लिए, शुभंकर भट्टाचार्य और दीपक जी से कहूंगा, ये एनआरसी इसलिए जरूरी है कि एक बार ये तय तो हो जाए कौन मेहमान है कौन शरणार्थी है, तय हो जाए। जो बात है कि उनको नो मेंस लैंड में फेंक देंगे, क्या समुद्र में फेंक देंगे, ऐसी बात नहीं हो सकती। और भारत तो नहीं कर सकता ये काम कभी, लेकिन ये तो सुनिश्चित करें कि अगले में कोई नहीं आएगा आगे से, यही प्रतिबंध। और जो बात नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं, उनके लिए कम से कम 2 जून की रोटी की व्यवस्था तो हो, स्कूल तो हो, कोई स्कूल हो ताकि बच्चे पढ़े। ये चोरी छुपे वाला खेल तो बंद हो ना, कि रात के अंधेरे में भारत की जनसंख्या बढ़ गई एक ही दिन में, 100, 200, 500 लोग फिर आ गए। ये मसला है। इसलिए मनीष शुक्ला जी, आपके मित्र कह रहे हैं दीपक जी कि भाई चर्चा क्यों कर रहे हो, करना है तो कर दो। बताइए, इससे ज्यादा सपोर्ट आपको क्या चाहिए विपक्ष से? उठाना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन धर्म, पंथ, जाति, मजहब या पूजा और इबादत का मसला नहीं है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ठीक बात है, सुरक्षा और संरक्षा को तो खतरा है ही घुसपैठ, साथ साथ हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे जिस जाति धर्म से बिलोंग करता हो, उसके अधिकारों पर हमला है। और एक बात और समझनी पड़ेगी, अतिथि, शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत अंतर है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। अतिथि वो है जिसको जो आपका सगा संबंधित है, मित्र यार है। शरणार्थी वो है जो कहीं परेशानी हाल में आपसे शरण मांग कर आता है, यानी आपको इन्फॉर्म करके आता है। घुसपैठी वो है जो बिना इन्फॉर्म किया आता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसको रजिस्टर्ड करने की बात एनआरसी में हो रही है। साथ साथ रही बात ममता जी की, तो ममता जी तो आसाम की जनता और आसाम की सरकार तो चाह रही थी एनआरसी, लेकिन वहां भी वो टांग अड़ा रही थी कि वहां भी नहीं होना चाहिए। और वो लोग, जो लोगों ने उन तथाकथित धर्म विशेष के लोगों को अब विकास के नाते से उनको डेवलप नहीं किया, वहां तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई, उनको कभी एनआरसी के मुद्दे पे फंसाएंगी, कभी धर्म के मुद्दे पे फंसाएंगी। चूंकि उन्होंने उनका जो मूलभूत आवश्यकता थी उसको पूरा नहीं किया, तो धर्म की चाशनी पे लपेट के अपनी राजनीति जिंदा रखना चाहती है ममता बनर्जी और ऐसे लोग। और अभी जो बैठे धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, कम से कम उन्हीं की बात से आप सीख ले लेती ममता जी कि अब मुसलमान आपको समझ चुका है कि आपने बहुत दिनों तक धर्म की घुट्टी फैलाकर अपना हित साधना किया है। उनको मिला कुछ नहीं 70 साल में, उनको क्या मिला 1947 और से 50 के बीच में जो उनका शिक्षा का स्तर था, नौकरियों जो परसेंटेज था, वो नहीं रह गया। तो वही लोग आज इस तरह की बात वितंडा कर रहे हैं। हमारी सरकार एकदम कंफर्म है कि जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां एनआरसी लागू करेंगे। रजिस्टर में नाम अंकित होने से हमको लगता है कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले, हिंदुस्तान में प्रेम करने वाले लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं चाहूंगा चर्चा इस बिंदु पर टिके। आऊंगा शुभंकर बाबू, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। चर्चा इस बिंदु पर चल टिके, शरणार्थियों को दिए गए वचन को भारत हमेशा निभाएगा,
जिस बात की ओर दीपक जी इशारा कर रहे हैं, वो भारत का राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, लेकिन निभाया ही है। घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पता तो हो कौन शरणार्थी है, कौन घुसपैठी है। इसी के लिए तो रजिस्टर बने। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम ये जानते हैं कि शरणार्थी और घुसपैठिए में कितना अंतर है। घुसपैठिया भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती देकर आता है, भारत के माथे पर पांव रखकर आना चाहता है। शरणार्थी अपनी परिस्थितियों के चलते आर्तभाव से निवेदन करता है कि हमको शरण दीजिए। भगवान राम शरणागत वत्सल थे, घुसपैठी वत्सल नहीं थे। भारत की जो राज परंपरा रही है राजाओं की, हजारों साल की, उसमें हर राजा शरणागत वत्सल था, लेकिन घुसपैठी बर्दाश्त नहीं था। ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। पहले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एनआरसी पर बवाल क्यों मचा हुआ है, और अब जब अलग अलग राज्यों से भी इसकी डिमांड उठने लगी है तो ये हंगामा और क्यों बढ़ गया है। अगले सेगमेंट में अमिताभ जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि एनआरसी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग घुसपैठिए हैं उनकी पहचान हो जाएगी तो उन्हें उठाकर फेंक देंगे। उनके लिए भी एक नीति सरकार ने सोच रखी है। जी बिल्कुल, ये कोई मतलब जेनोसाइड थोड़ी ना होगा एनआरसी बनने के बाद। लेकिन ना मैं शुभांकर जी से ही जरूर समझना चाहूंगा, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। घुसपैठियों को लेकर भारत को कोई विज्ञान सम्मत तर्क संगत कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, या आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, यही चलता रहे। शुभांकर बाबू। अमिताभ जी, मैं बहुत ही साधारण तरीके से एक बात को रखूंगा। आप अगर मेरा पिछला भी अभी वक्तव्य देखें, जो जहां पे मैंने बात शुरू की, आप देख लीजिए मैंने कितनी बार हिंदू मुस्लिम का उच्चारण किया था, लेकिन वहीं पे जब जैसे ही हमारे भाई मनीष जी जैसे बोलना शुरू किया तो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हमने बांग्लादेशियों की बात की, बांग्लादेश की बात की, तो ऑटोमेटिकली एक वर्ग का नाम आ गया, बस यहां पे। अब मैं आता हूं आपकी बात पर, जो आपने कहा कि मैं ये बात कहता हूं कि ममता दीदी, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले एनआरसी का किसी समय डिमांड ममता दीदी ने भी किया था, जब उन्होंने कई बार केंद्र सरकार से लड़ाई की कि भाई हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसको और मजबूत किया जाए, वहां से जो घुसपैठ हो रहे हैं उसको रोका जाए। कई बार इसको लेकर लड़ी, लेकिन वो हमेशा ये बात कहती रही कि पॉलिसी तो फिक्स करिए। ये जो विदाउट पॉलिसी जो चीज आती है, गौरक्षा का पॉलिसी होता है तो गाय माता बैल पापा दोनों छोड़ दिए गए रास्ते के ऊपर और मर रहे हैं लोग। ये कौन सी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये कौन सी हम अपने राष्ट्रवाद की रक्षा कर रहे हैं? नहीं, इसमें धर्म का मामले नहीं है एनआरसी में भाई। के साथ पॉलिसी को मत चलाइए। शुभांकर, आधी अधूरी चीजें, इसमें धर्म का विषय नहीं। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, आप अभी तक ये सर, तो मैं यही बात कह रहा हूं अमिताभ जी, मैं यही बात तो बार बार उठा रहा हूं कि कम से कम पॉलिसी को तो पूरा क्लियर तरीके से तो रखिए, एनआरसी बिल्कुल लागू करिए, लेकिन तब लागू करिए जब आपके पैरामीटर्स और पॉलिसी दोनों क्लियर हो। अभी रुकना होगा वही कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अरे आगे बात भाई, समय कम है, थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। नोमानी साहब, दीपांकर जी कह रहे हैं कि पहले पॉलिसी बताओ फिर हम तय करेंगे कि क्या करना है। मैं कहता हूं पहले छटाई कर लो, नागरिक बाय बर्थ इंडियन कौन है वो तय हो जाए, शरणार्थी कौन है जिनको भारत सरकार ने इजाजत दी कि भाई आ जाओ, जिसमें तिब्बत का उल्लेख किया दीपक भाई ने, और घुसपैठिए कौन है। जब घुसपैठिए छट जाए तो उनका क्या किया जाए वो भी तय हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा रॉकेट साइंस? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नियत और नीति में जो है ना पारदर्शिता लाइए, और उसमें धर्म को आने मत दीजिए, समुदाय को आने मत दीजिए। उसके बाद जो है नियम जो है क्लियर हो, बस बात साफ है। आप इसको छांटने में दिक्कत क्या है? नियत और नीति में जो है वो पारदर्शिता आ जाए, शफाफियत आ जाए, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वहां होता है जब आप राजनीति करते हैं जो धर्म समुदाय के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए। अगर जो है वो नियम है तो वो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सबके लिए होना चाहिए। ये नाम ले रहे गलत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आप जो है नियम की जो है बात कीजिए और नियम बनाइए,
नियत और नीति में पारदर्शिता को रखते हुए। बात साफ है। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने बड़ी मार्के की बात कही, पते की बात कही। नरसिम्हानंद जी, पहले एक बार देश ये पता तो करे कि आखिर इस मुल्क में घुसपैठिए कितने हैं। अभी तो सब कुछ अंधाधुंध चल रहा है, अनुमान है। भारत को यह पता ही नहीं कि कितने लोग घुसपैठिए हैं, कितने शरणार्थी हैं। नागरिकों का तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड है भी। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। वास्तव में आज इस देश को पता नहीं है कि इस देश में कितने घुसपैठिए हैं। ये पता होना देश के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोई योजना बना रहे हैं, देश के लिए कोई भी विकास की योजना बना रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको कितने लोगों को इसका फायदा लेना है। और जब आपके पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है कि इस देश के नागरिकों के साथ कितने घुसपैठिए हैं, तो आपकी योजना तो पहले दिन से ही फेल हो जाएगी। तो सारे देश के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है, एनआरसी जरूरी है। और यह बहुत जरूरी है कि देश अब हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सोचे, नेता इसकी आदत डालने का प्रयास करें। और ये उन लोगों के भी लिए भी जरूरी है जिन लोगों को वोट के नाम पर अभी तक बंधुआ बनाकर रखा गया है, जिन्हें मानव तक नहीं माना गया, जिनके पास कोई मानवीय सुविधा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर एनआरसी से तय हो जाए कि ये घुसपैठिए भी हैं, तो अभी घुसपैठियों को कम से कम इतना मानवाधिकार दिया जाना चाहिए कि कल को वो राक्षस ना बने, कल को उनके बच्चे ऐसा ना कि पूरी व्यवस्था पूरी दुनिया से चिड़े हुए हो और वो केवल पूरी दुनिया को आग लगाना चाहें। आज आप देखेंगे, देखिए, इसमें कोई मतलब मैं नहीं समझता कि कौन इसका विरोध करेगा, लेकिन सत्य तो यह है कि ज्यादातर चैन स्नैचर और ज्यादातर जो लोग आजकल नशे के सौदागर हैं, आजकल वहां और जो जिसे आप कहते हैं कि बड़ी हीनियस डकैती डालते हैं, वो उन जगह में से हैं जो ये झुग्गी झोपड़ियां, जहां का ये पता ही नहीं है कि कौन कहां का रहने वाला, जिनके पास कोई नागरिक सुविधा नहीं है। इन अपराधों को रोकने के लिए कोई भी समाज, ठीक है, कोई महाराज जी, हम समझ रहे हैं आप कहां संकेत कर रहे हैं और उस समस्या से जूझ रहा है देश, इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और समय समय पर ऐसे अपराध की घटनाएं सामने आती हैं और वो बड़ी लोमहर्षक होती हैं। दीपक जी, हमारे मित्र हैं अश्विनी उपाध्याय, वकील है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत अच्छी अच्छी पीआईएल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाली हुई है। लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं। वो हमसे एक बार कह रहे थे कि भाई साहब, इस देश की आबादी 150 करोड़ पार कर गई है, लिखत पढ़त में 135 है, और उसका पूरा डाटा हमको वो दे के गए थे। मतलब देश को पता नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में मुझे पता नहीं हो कि कौन कौन किस किस कमरे में कौन सो रहा है, मौसा है, फूफा है, दोस्त है, दुश्मन है, क्या है, कुछ तो समझ आए नहीं। नहीं, यह तो बिल्कुल होना चाहिए। राष्ट्र को मालूम होना चाहिए कि कौन उसके परिधि में रहने वाला व्यक्ति कौन उसमें आस्था रखता है, संविधान में आस्था रखता है। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान देना होगा, खासकर आसाम और जो बांग्लादेश से जुड़ा क्षेत्र है, वहां पर बांग्लादेश को 3 हिस्सों में देखना पड़ेगा। 1971 के पहले का बांग्लादेश, 47 के बाद वाला पाकिस्तान हुआ करता था। उसके पहले वो सब हिंदुस्तान के ही अंग थे। 71 के बाद का जो बांग्लादेश है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रो इंडियन है। तो तमाम चीजों के बाद इस बदलते परिवेश में, लेकिन एक बात से सैद्धांतिक रूप से सब सहमत है और सबको सहमत होना चाहिए कि देश को यह जानने का अधिकार है कि कौन देश का अतिथि है, कौन देश का नागरिक है, और कौन देश में अनावश्यक रूप से, अनैतिक रूप से रह रहा है, जो आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। मनीष जी, दीपक जी ने कहा कि बांग्लादेश को 3 परिस्थितियों में देखना होगा, और उन्होंने कहा 1947 से पहले वो भारत था। तब उस कसौटी पे तो पाकिस्तान भी खरा उतर जाएगा। भाई 1947 14 अगस्त से पहले वो भी भारत था। क्या आज वो समय नहीं आ गया कि भारत की परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए और उसके नागरिकों के बेहतर जीवन दोनों के लिए? मैं तो कहता हूं ये जरूरी है कि ये बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ तय हो कौन नागरिक है, कौन शरणार्थी है, कौन घुसपैठी है। मनीष जी, ये कर ही नहीं रहे, ये सिर्फ चर्चा करेंगे इस पे। ये एक निश्चित मापदंड है। जब एनआरसी लागू होती है तो निश्चित मापदंड है कि इस सन के पहले से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है, इसका एक मापदंड होता है। तो उसके डिबेट में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, स्पष्ट है
कि ये जो घुसपैठिए हैं देश की सुरक्षा संरक्षा के साथ उस के ऊपर खतरा है, साथ साथ जो उपलब्ध संसाधन है उस पे, जिस पे देश के नागरिकों का पहला अधिकार है, उस पे वो उनका अधिकार, उस पे उनका हमला है। तो ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को इस पे सहमति होनी चाहिए। और हम लोग देखिए डिबेट लेकर आज बैठे हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो ममता बनर्जी की बात को रिएक्ट करेंगे, शुभांकर जी की बात को रिएक्ट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी, हम उसको रिएक्ट करेंगे। शुभांकर जी की बात को रिएक्ट करने में यहाँ बैठे नहीं है, तो उन्होंने इस बात को कहा था, तब मैंने उसकी चर्चा की थी। तो ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूं शुभांकर जी, हिंदू मुस्लिम का न मामला है, न जाति और धर्म का मामला है, इससे ऊपर उठिए, हिंदुस्तान के साथ खड़े होइए। और एक नेता थी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा था कि हाथ नहीं पूरे शरीर जल जाएंगे। तो आप वो न्यू इंडिया आज है, उसमें इस तरह की बातों से नहीं काम चलेगा कि एक सीट बजा देंगे कि एनआरसी लगेगी। एनआरसी लगनी होगी तो लगेगी। हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ आज की सरकार पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी सही नहीं करेंगे, पॉलिसी नहीं बनाएंगे। मनीष जी की बात इतनी है बस। शुभांकर जी, कई बार तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती या फिर आप बरगला कर रखना चाहते हैं कुछ लोगों को। अमिताभ जी, वाकई कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नेता हैं सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, कोई एक पॉइंट निकालना है, भले ही उस पॉइंट में कोई दम हो या ना हो। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, राजनीतिक दलों को अपनी ग्रामर की किताब बदलनी होगी। उसी में एनआरसी का भी मामला सुलझ जाएगा अगर किताब बदल लेंगे। 1952 में पहला चुनाव हुआ मुल्क में, तब से लेके और 14 का भी चुनाव मान लीजिए, उसी में एक ट्रेंड रहा। 14 में हालांकि वो ट्रेंड कम हो गया था, लेकिन थोड़ा असर था उसका। 19 में वो बिल्कुल ट्रेंड खत्म हो गया, वॉश आउट हो गया। फिर भी लोग नहीं समझ रहे। उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा उदाहरण दिया कि कौन सा ट्रेंड खत्म हुआ। वो ट्रेंड खत्म हो सकता है, इसको मानने के लिए राजनीतिक बिरादरी का कोई पंडित तैयार नहीं था। दीपक जी समझ रहे होंगे मैं कहां कह रहा हूं। पलट दिया जनता ने, खत्म कर दिया वो ट्रेंड, एक झटके में तोड़ दिया। और हिंदू मुसलमान वाला फंडा भी गया गंगा में, ये भी जान लो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद जी के समय भी जनसंघ था, जब वो जनसंघ बनाए मुखर्जी, तब वो पश्चिम बंगाल में कभी महत्वपूर्ण नहीं रह पाया। उत्तर प्रदेश में तब भी रहा, बलरामपुर में, मथुरा में, लखनऊ में, लेकिन बंगाल में कभी कुछ नहीं मिला। एक बार वाजपेयी जी के समय में एक जीत के आगे थे वहां से सांसद, वहां कुछ खाता कभी खुला नहीं। आज परिस्थिति क्या है? ममता जी तो हार्ड लाइनर है ना, वो लाइन लिए रही और नीचे से जमीन खिसक गई। क्या व्याकरण बदला नहीं? ये मसला ये नहीं कि भाजपा को लाभ हो गया कि नहीं हो गया, मसला ये है देश का मानस बदल रहा है। मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, अगड़ों के साथ खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे, केवल पिछड़ों के साथ खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे, दलितों के साथ खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। वो थ्योरियां बेकार हो गई। उसी नई दृष्टि से, नई रूल बुक से एनआरसी को देखने की कोशिश करें राजनेता। और मैं तो आश्चर्य में हूं, ममता जी नहीं, ममता जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर जितने लोग हैं, क्या उनको पिछले 5 वर्ष में अपने राजनीतिक पराभव का ग्राफ नहीं दिखता? कैसी परिस्थितियां क्यों बन गई उनके लिए? देश का मानस बदल रहा है और इसमें क्या किसी को ऐतराज होना चाहिए भाई कि ये नीति लाओ, वो नीति लाओ? और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो डायरेक्टिव दिए थे उसमें उसने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा प्रोसेस कि आप यूं ही किसी को खारिज नहीं कर सकते नागरिकता से। 3 अवसर उसको मिलेंगे। 85 तरह के दस्तावेजों की विकल्प हैं। बोले अब भी कह रहे कागज आपने कोई नीति नहीं बनाई। अरे नीति नहीं बनाई तो अंधेरे में तीर चल रहा है क्या? नहीं,
मैं ये नहीं कहता कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं होगी। हो सकता है उत्तर प्रदेश में एनआरसी बने, अमिताभ अग्निहोत्री का नाम छूट जाए, यति नरसिम्हानंद का छूट जाए, नोमानी जी का छूट जाए, मेनका का छूट जाए, तो जाएंगे जिस कार्यालय में बन रहा होगा वहां अपना कागज दिखाएंगे, नाम लिख जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या है? वोटर आईडी कार्ड बना तब भी कहीं बाप का नाम गलत, कहीं मां का नाम गलत, कहीं स्त्री को पुरुष, कहीं पुरुष को स्त्री, ये सब तमाम गलतियां रही ना शुरुआत में, फिर ठीक हुआ ना। जब पहली बार वोटर कार्ड बना था तो भारत तो उसका अभ्यस्त नहीं था। यही स्थिति आधार में रही, रामलाल का आधार और श्यामलाल की फोटो। अब दूर हुई ना विसंगतियां, लेकिन हम चाहते पहले दिन से ही विरोध शुरू कर दो। ये एनआरसी भाजपा का मुद्दा नहीं, भाजपा देश नहीं ना। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, तृणमूल जितनी पार्टियां हैं वो क्या देश है? कोई देश नहीं ना। एनआरसी भाजपा के लिए जरूरी, कांग्रेस के लिए जरूरी वाला मसला कहां है? एनआरसी देश के लिए। भारत में सबसे पुरानी पार्टी की उम्र क्या है? 130-32 साल होगी कांग्रेस, मेरे ख्याल से उतनी भी नहीं होगी। 125-26 का तो मुझे याद है, उसके ऊपर कितनी है? और भारत कितना पुराना है? 2600 वर्ष पहले तो यहां बुद्ध थे। लोग तो 5000 वर्ष कहते, लेकिन मैं तो 2600 कह रहा हूं। पार्टियों की विसात क्या है भाई? पार्टियां देश का मुकद्दर है क्या? देश के नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि उनके मुल्क की नागरिकता कुल कितनी है, कितने लोग इस परिवार के सदस्य हैं, कौन शरणार्थी है, कौन घुसपैठी है। शरणार्थियों के साथ पूरा औदार्य भाव होना चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। हम एक रोटी से गुजारा करेंगे, लेकिन जो शरणार्थी है उसको एक रोटी पहुंचाएंगे। लेकिन घुसपैठियों के साथ ये सिलसिला नहीं चल सकता ना। दरवाजा बंद करना होगा और सख्ती और मुस्तैदी से दरवाजा बंद करना होगा। इसको धर्मशाला में तब्दील नहीं होने दे सकते भारत को, कि जिसका जो मन उठाया, झोला उठाया और चला आया। यह नहीं संभव है। कोई भी देश इस व्यवस्था के बिना शक्तिशाली नहीं हो सकता। कोई भी देश, ये सोचना होगा। पार्टियां आज हैं, कल नहीं रहेंगी। हिंदुस्तान 5000 वर्ष पहले भी था और 5000 वर्ष आगे भी रहेगा। धन्यवाद। फिलहाल महाबहस में शामिल होने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।